हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चैप्टर ऑफ क्लास 10 सीबीएसई। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। अगर कोई भी दो चीज़ों को हम रब करें तो रब करने से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे चले जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करने लग जाएं तो वो बना देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, और अगर फ्लो ना करें तो वो बन जाता है स्टैटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अब हमारे आसपास देखिए बिलियंस ऑफ एटम्स है, बहुत सारे एटम्स हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट क्यों नहीं करते? देखिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो होना चाहिए। हमारे आसपास जो बिलियंस ऑफ एटम्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो ना हो क्या पता, अगर हैं भी तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाएंगे? उन्हें हमें मजबूर करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब होता क्या है, हम जैसे एक बैटरी लगा देते हैं, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, जो बड़ी लेग होती है पॉजिटिव, स्मॉल लेग इज नेगेटिव टर्मिनल। अब जो है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपकी देखिए एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बताइए। तो उस वक्त काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया था, उन्होंने लिख दिया था पॉजिटिव से नेगेटिव। वैसे तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, बट इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन है वो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। एंड वहीं अगर कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल मतलब कि जो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिया हुआ है, ऐसे याद रखिए, जो कन्वीनियंस के लिए लिया हुआ है उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। एंड कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इज पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर तो बेटा पेपर में आ जाए इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बताइए, डेफिनेशन बोलते सॉरी से, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बताइए, तो वो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। एंड वहीं अगर बोल दिया कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताइए तो वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। आगे चलते हैं, करंट की डेफिनेशन क्या होगी इसी भी हाफ पे, जो मैंने आपको थ्योरी बताई उस पर करंट की डेफिनेशन मैं बेटा कोशिश करूंगा कि चैप्टर शॉर्ट से शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर दूं। तो करंट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? करंट इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए एक चार्ज अगर फ्लो करेगा तो करंट बहेगा। फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो करंट बन जाएगा। इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसी बिहाफ पे करंट की जो है एक फॉर्मूला भी बन के तैयार हुआ। करंट का फॉर्मूला क्या हो सकता है? I इज इक्वल टू, देखिए चार्ज को सिंबल होता है Q एंड टाइम, Q ओवर टाइम। I इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। ये जो सभी फॉर्मूलेज हैं, अगर आप नोट बना रहे हो तो एक रफ कॉपी पे साइड पे लिख लीजिए, या जहां भी आप नोट्स बना रहे हो उसके साइड पे सभी फॉर्मूले लिख लीजिए, क्योंकि इसके फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T सबसे पहला फॉर्मूला हुआ। I स्टैंड्स फॉर द सिंबल ऑफ करंट। इसके SI यूनिट्स क्या होते हैं? SI यूनिट्स इज इक्वल टू एम्पेयर, क्योंकि एम्पेयर नाम के साइंटिस्ट ने इसे फाइंड किया था तो हम उसे ए भी बोल देते हैं। तो SI यूनिट्स इज इक्वल टू एम्पेयर ऑफ करंट। वहीं अगर चार्ज, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, चार्ज के SI यूनिट्स क्या होंगे बेटा? C कूलम, ये भी आप याद रखिएगा। सो SI यूनिट्स ऑफ चार्ज इज इक्वल टू C। अब Q का भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है बेटा? चार्ज का भी एक फॉर्मूला होगा। मान लीजिए मैंने तो यही कहा ना कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने चाहिए तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो टोटल चार्ज कितना चला जाएगा? 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो इसी तरह Q का भी एक फॉर्मूला बन के आया, चार्ज का एक फॉर्मूला बन गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है बेटा, अब इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई कि करंट क्या होगा। करंट की डेफिनेशन, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम, सॉरी इन अ पर्टिकुलर टाइम। चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा N इंटू E, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उसी तरह करंट का भी एक फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन T, जिसके SI सिंबल्स होंगे, SI यूनिट्स होंगे एम्पेयर, क्योंकि एम्पेयर नाम के साइंटिस्ट ने इसे फाइंड किया था। अब मेन बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएगा, तो उसके लिए हम डेफिनेशन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। बच्चों बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए डेफिनेशन मैंने पहले लिख ली, वीडियो शॉर्ट रहेगी। वर्क डन ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग इट फ्रॉम पॉइंट A टू B। अब इसका मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए एक ना टेस्ट चार्ज है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, एंड एक पॉजिटिव चार्ज और पड़ा है इन्फिनाइट दूरी पे, बहुत दूर कहीं एक चार्ज पड़ा है।
अब इस पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस में अगर इस चार्ज को मैं नज़दीक लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा ताकि ये इसकी तरफ आए। तो मैं वर्क डन कर रहा हूं ना ताकि ये चार्ज इसकी तरफ आए, तो इसी तो बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए ये चार्ज अब नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ खींचा चला आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि ये नेगेटिव चार्ज ए से बी तक ही पहुंचे, यहां तक आना चाहिए, लेकिन इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इसको रोके रखने के लिए, ताकि ये पीछे को ही रहे, आगे ना आ सके। तो मुझे करना क्या पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। अब यही वर्क डन अगर मैं हर चार्ज पे करूंगा तो उसे मैं बोल दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और ये वर्क डन कौन करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, ये हमारी कार की बैटरीज हो गई है ना, सेल बैटरीज हो गई, जो भी सेल्स होते हैं, ये सभी चीजें ये पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क करती हैं। तो इससे बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस का ना फॉर्मूला बन के आया। पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल होगा वो V, वोल्टेज का सिंबल भी V होता है, पोटेंशियल का भी V ही होगा। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला आया वर्क डन ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन करना पड़ा एक टेस्ट चार्ज पे, तो इसका ये फॉर्मूला बन गया। साइड पे हम लिख लेंगे फॉर्मूलाज में, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर पोटेंशियल डिफरेंस के जो SI यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वोल्टेज। क्योंकि ये वोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके SI यूनिट्स भी वोल्टेज हम लिख लेते हैं। SI यूनिट्स हो गए वोल्ट्स। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कार बैटरीज से, सेल से, हमारे फोन में जो बैटरीज होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक करंट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट दोनों बातें समझ में आ गई। अब आगे चलेंगे ओम्स लॉ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है आपके इस चैप्टर का। इट स्टेट्स दैट, मैं देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप बुक में याद कर सकते हो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या इलेक्ट्रिक करंट सच दैट फिजिकल कंडीशंस, जो भी फिजिकल कंडीशंस होगी, फिजिकल conditions remain constant such as temperature। अगर टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट रहेगा या ऐसी और भी फिजिकल कंडीशंस जैसे प्रेशर हो गया वो कांस्टेंट रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस मैं क्रिएट करता जाऊंगा उतना ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास ज्यादा होते जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं वर्क डन किसी भी चार्जेस पे ज्यादा करूंगा तो मैं ज्यादा चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकता हूं ना, तो उसी का तो ये ओम्स लॉ बन गया। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटेगा तो बेटा आप +1 में भी करोगे, +2 में भी, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये हटेगा तो इक्वल टू का साइन आएगा, साथ में एक लेटर और ऐड होगा हमेशा। इस चैप्टर में भी हम करेंगे अभी आगे जाके। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, इक्वल टू का साइन आया, तो यहां एक आर लेटर आ गया। अब आर क्या है, आर बोले तो रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसपे आपके हाफ ऑफ द न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर पे टिके हुए हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो आपको बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला करना पड़ेगा। इसके अलावा बेटा आपके रह गए 2 ग्राफ्स। ये ओम्स लॉ के ऊपर 2 तरह के डिवाइसेस बनते हैं। एक तो होते हैं बेटा जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे तो ओहमिक डिवाइसेस, बस आप इसके ग्राफ याद कर लीजिएगा। दूसरे होते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ये डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसकी जानने की जरूरत नहीं है, आप बस ग्राफ याद कर लीजिए। जो ओहमिक डिवाइस होगा उसका ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहां नीचे करंट होगा बेटा, ऊपर होगी वोल्टेज। वहीं अगर एक नॉन ओहमिक डिवाइस होगा, नीचे करंट होगा तो ऊपर वोल्टेज, तो उसका ग्राफ होगा ये। एमसीक्यू क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिवाइस इज अ ग्राफ ऑफ अ नॉन ओहमिक डिवाइस। तो इसे टिक कर दीजिएगा। नॉन ओहमिक अगर पूछ लिया, अगर ओहमिक पूछ लेंगे तो इसे टिक कर दीजिएगा बस। तो फॉर्मूला की सूची में एक और फॉर्मूला जोड़िए, V इज इक्वल टू आई आर। अभी तो और फॉर्मूलाज भी जुड़ेंगे, तो अभी तक इतना ही, फिर चलते हैं हम रेजिस्टेंस की तरफ।
अब बच्चों रेजिस्टेंस क्या होती है? द ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर कोई करंट आगे जाना चाह रहा है, उसको ऑपोजिशन ऑफर करेंगे, उसको आगे नहीं जाने देंगे, तो वो होगी रेजिस्टेंस। अब हर एक मटेरियल अपना अपना अलग अलग तरह का होता है, कुछ रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर कर देता है, कुछ रेजिस्टेंस कम ऑफर करता है। वो डिपेंड करता है उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, उस पर चार्ज कितना है, वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होंगे रेजिस्टेंस जिस पर डिपेंड करेगी। बट हम जो फैक्टर्स पढ़ेंगे वो फॉर्मूला बनेगा उससे। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। हम पढ़ेंगे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे, नॉट इंटरनल फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। देन मैं आगे चल के इसका फॉर्मूला, इसका ऐसा यूनिट्स सब कुछ बताऊंगा। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, सबसे पहले हम पकड़ते हैं लेंथ इसकी। अगर तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ना ये सेम वायर है, एक वायर ये है एंड एक वायर ये है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है बेटा इनका। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए मैंने 3 पहाड़ बनाए, 1 2 3 4 5 6। अब किसी पंछी ने अगर उड़ के उस तरफ जाना हो, सुपरमैन ने उस तरफ जाना हो, तो वो क्या कहेगा? आपने मान लीजिए सुपरमैन को वहाँ दही लाने भेज दिया, तो क्या करेगा वो? 1 पहाड़ क्रॉस, 2 पहाड़ क्रॉस, तीसरा पहाड़ क्रॉस करके यहाँ पहुँचेगा, तो वो आपको एक गाली तो ज़रूर देगा कि इतना मुश्किल काम दिया, ठीक है। बट अगर वही सुपरमैन को इतने सारे पहाड़ क्रॉस करने के लिए कह दिया, तो वो आपको 3-4 गालियां देगा कि क्या काम कहा है मुझे, इतनी दूर तक भेज दिया, बीच में इतने पहाड़ आए, मैं जा भी नहीं सका, कभी इस पहाड़ से टकरा गया, कभी उस पहाड़ से टकरा गया, वायर के बाहर से तो नहीं जा पाएगा ना, तो कभी इससे टकराएगा, कभी उससे टकराएगा, कभी अगले से, तो बहुत मुश्किल से आगे जाके पहुंचेगा। इसका मतलब जितनी रेजिस्टेंस बढ़ गई उससे उसकी जितनी लेंथ बढ़ गई उससे उसकी रेजिस्टेंस भी तो बढ़ गई। तो इससे एक बात क्लियर हुई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी मैं लेंथ इंक्रीज कर दूंगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मान लीजिए मेरे पास फिर से सेम वायर है, लेंथ सेम है, यहां आ गए पहाड़, यहां आ गए पहाड़, पहाड़ अब तो नीचे रह गए, ठीक है। सुपरमैन यहां से जाएगा तो पहले से टकराएगा, दूसरे में टकराएगा, तीसरे में टकराएगा, फिर जाके पहुंचेगा। यहां सुपरमैन अप फ्लाई हो गया, उसको किसी से टकराने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर से चला गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई, वो इजीली आगे जा सका। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन बोले तो ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। जितना ये बढ़ जाएगा उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सेकंड, 2 और फैक्टर्स भी होते हैं बेटा, टेम्परेचर एंड मटेरियल। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखने तो पड़ेंगे। टेम्परेचर, अगर किसी चीज़ को हम आग बबूला कर दें, अगर किसी बंदे को गुस्सा चढ़ा दें, तो वो काम नहीं कर पाता वो, ठीक है। गुस्से में कौन सा ही काम होता है, सभी काम बिगड़ जाते हैं। उसी तरह टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो वो चाहे खाली रास्ता भी है, पहाड़ से टकरा के जाएगा, क्यों? मैं तो पहाड़ तोड़ने हैं, तो रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा आ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज असल में होता क्या है, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर रैंडमली मूव करने लग जाते हैं, ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। मटेरियल पे कोई हम ऐसे नहीं कह सकते कि ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। वुड जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वहीं सिल्वर वायर जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम मेन चलते हैं इन 2 फॉर्मूलाज पे। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो देखिए, इन 2 फॉर्मूलाज को अगर कंबाइन करेंगे तो आपके पास आएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के इक्वल टू का साइन आएगा तो एक साथ में और चीज़ ऐड होगी, दैट इज रो। इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी कभी भी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी कैसे निकाली? जो पहले साइंटिस्ट थे, बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, 1 मीटर लेंथ हर एक वायर की ले ली, 1 मीटर लेंथ हर एक वायर, हर एक चीज़, हर एक मटेरियल की 1 मीटर लेंथ ले ली। तो 1 मीटर लेंथ चाहे यहाँ इंडिया में हो, चाहे कनाडा, चाहे पाकिस्तान, अगर सिल्वर की 1 मीटर वायर है तो वो 1 मीटर ही रहने वाली है। तो इसका मतलब अगर 1 मीटर की लेंथ जो कितनी रेजिस्टेंस शो कर रही है, उससे हमें पता लग गया रेजिस्टिविटी। 1 मीटर की लेंथ कितनी रेजिस्टेंस शो कर रही है, सिल्वर की, कॉपर की, वुड की। 1 मीटर की वुड ले ली, वो कितनी रेजिस्टेंस शो कर रही है, वो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कर लिया। तो उससे हमें बना दिया एक रेजिस्टिविटी का टेबल जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं हो सकती है।
तो रेजिस्टिविटी का टेबल आपकी बुक में भी है, आप देख सकते हो, वहाँ सबसे कम रेजिस्टिविटी आपको गोल्ड की दिख जाएगी, सिल्वर की दिख जाएगी, सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी भी इसी तरह चीज़ें वुड की हो जाती है, अलग अलग चीज़ों की रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये आएगा रेजिस्टिविटी। तो आपका अल्टीमेट फॉर्मूला बन गया R इज इक्वल टू रो L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी फॉर्मूला होता है, देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हम लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर। द मोस्ट फेमस एमसीक्यू क्वेश्चन आता है अब तो, द मोस्ट फेमस क्वेश्चन इसका ये है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ना ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज 16 ओम। अब मैंने वायर है डबल ऑन इटसेल्फ कर दी, डबल ऑन इटसेल्फ, आपको दिख रहा होगा डबल ऑन इटसेल्फ। वायर जो पहले इतनी लंबी थी अब इतनी रह गई, लेकिन उसके ऊपर ही मैंने डबल कर दिया इटसेल्फ। तो इससे न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगी, आपको सिंपल करना है, बस वायर का हाफ कर दिया ना हमने, यानी कि 2 टाइम्स कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दो बस। अगर 3 टाइम्स कर दिया 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 मत करना, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा बेटा 4। अब लेंथ घटाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो न्यू रेजिस्टेंस, एमसीक्यू क्वेश्चन है, विद इन 5 सेकेंड्स करना है हमको, 16/4 हो जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 के साथ डिवाइड कर दीजिए, 4 ओम इज द न्यू रेजिस्टेंस। एक और करते हैं, अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज, मैंने ओरिजिनल रेजिस्टेंस लिखा है ये 16 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने डबल कर दिया 2 टाइम्स, न्यू रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस हो जाएगी कम। चलिए एक 2 तो पहले भी ले लिया, अब करते हैं 3 टाइम्स। अब मेरे पास न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाया या बढ़ाया तो उससे क्या होगा रेजिस्टेंस पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो जानी चाहिए, यानी कि 16 को डिवाइड करूंगा 9 से। 9 कैसे आया, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 आएगा। तो ये हमारे पास नया आंसर आ गया। अब एक और ले लेते हैं, चलिए ओरिजिनल जो है रेजिस्टेंस, अब ये आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी, हम ले लेते हैं 10 ओम, न्यू लेंथ विल बी 3 टाइम्स ओरिजिनल। तो मुझे बताइए अब न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगी, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। मैं चेक करूंगा, अगर ठीक हुआ तो मैं लाइक कर दूंगा, अगर गलत हुआ तो मैं लाइक नहीं करूंगा, मतलब समझ लीजिएगा आपका गलत है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। बेटा अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होगी तो कैसे हम कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस निकालें, एंड अगर पैरेलल में होगी तो हम कैसे इनका सम निकालें। अगर तो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सिंपल आपको करना है नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 R2 R3 R4 सो ऑन चलते गए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, जैसे एक की वैल्यू 8 एंड 2 ओम्स है, तो इसका आंसर आएगा 8 + 8 + 8 + 2 विच विल बी इक्वल टू 26 ओम्स। नेट रेजिस्टेंस इजी आ गया, ठीक है। बट आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए अब इसके, जो अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टा पे पूछ सकते हो, इंस्टा का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पूछ लीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, करवा दूंगा आपके सभी क्वेश्चंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, अगर ये पैरेलल में हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन, जितने भी चलते जाएं। इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाता हूँ, देखिए। सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि कैसे एलसीएम लीजिए तो 6 आएगा, ऊपर 2 + 3 5/6, बट यहाँ भी तो 1/R है। एंड में आप ये करना मत भूलिएगा कि दोनों तरफ आपको रेसिप्रोकल लेना है, तो R मस्ट बी इज इक्वल टू 6/5 ओम। दिस विल बी फाइनल आंसर। रेसिप्रोकल लेना मत भूलिए, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, उसकी वजह से उनका आधा नंबर कट जाता है। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहेंगे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ईच ऑफ 8 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, इसका सिंपल सा आंसर ये है, जितनी भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगी उसको डिवाइड कर दीजिए जो एक की वैल्यू होगी। सो नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8/n। अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस की 24 वैल्यू दे दें, 24/n, सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए यहाँ पे नंबर दे दिया 4, ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि 4 नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ 8 ओम कनेक्ट इन पैरेलल, तो उसके बजाय बस नीचे 4 लगा दीजिए, तो नेट रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाएगी। अगर हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम है एंड ऐसे 4 रेजिस्टेंसेस हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो उसका आंसर 2 ओम आएगा। कैलकुलेट करके देखना, कर लीजिए, आप कर लीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क। 4 रेजिस्टेंसेस, हर एक की वैल्यू 8 ओम,
प्लस कर दीजिए, आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, आपका रेजिस्टेंस पैरेलल हो गया, सीरीज हो गया, रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया, उनके ऐसे यूनिट्स हो गए, फॉर्मूले लिख लिए। चलते हैं पावर की तरफ। तो देखिए पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। ये मैंने कैसे लिखा समझिए बस इस बात को, आपको कभी डेफिनेशन नहीं पूछते पावर के, अगर पूछते तो मैं लिखवा देता हूँ। पावर का फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू वी आई। वी आई मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, यानी कि पावर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट जितना करंट होगा, उसे हम बोलेंगे उस अप्लायंस की पावर। हर एक अप्लायंस की पावर जो सिंबल होता है वो वॉट्स में दी होती है, जैसे कि एसी होगा, फ्रिज होगा, गीजर होगा, सभी के अप्लायंसेस की पावर वॉट्स में दी होती है। तो इससे आपको एक फॉर्मूला पता लगा, P इज इक्वल टू वी आई, एंड इसके एसआई यूनिट जो आपको पता लगे दैट इज वॉट, W। पावर के साथ आप ये भी समझ लीजिए, चलिए पावर के बाद समझेंगे वो चीज़, अभी हम चलते हैं हीट एनर्जी पे। हीट एनर्जी ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हीट एनर्जी पे चलते हैं, देखिए हीट एनर्जी। अब एक बात बताइए, जितनी देर मैं अप्लायंस को चला के रखूंगा उतनी ही देर वो गर्म होगा। अगर मैंने हीटर ही मान लीजिए 5 मिनट चलाया तो वो 5 मिनट जितना गर्म हुआ कम गर्म हुआ। अगर मैंने उसको आधा घंटा चला दिया वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, उसका एलिमेंट्स जो भी हैं। अगर कोई भी वायर ज़्यादा देर चलाऊंगा तो वो ज़्यादा गर्म होगी, इतना तो आप मानते हो। यानी कि जितनी देर मैं चलाऊंगा, जितनी पावर उसको मैं दूंगा, उतनी ही वो अप्लायंस गर्म होगी, प्लस जितना टाइम के लिए मैं चला रहा हूँ। यानी कि हीट इज इक्वल टू P इंटू टी। पी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, VIT। तो हीट का एक ये फॉर्मूला आ गया। हीट के ना बहुत सारे फॉर्मूलेस बन जाते हैं देखिए इससे, तो हीट का मालूम नहीं पड़ता कौन सा फॉर्मूला कब लग जाए। वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। अब V की वैल्यू क्या थी, आपने ओम्स लॉ किया, V इक्वल टू आई आर, यहाँ V की वैल्यू फिल कीजिए, IRIT, I इंटू आई स्क्वेयर RT। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये है, I स्क्वेयर RT। अब और भी यूज हो जाता है। अब यही देख लीजिए I की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें से, V अपॉन आर, यहाँ आर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो V अपॉन आर आ गया। यहाँ I, इसमें I की वैल्यू फिल कर दीजिए इस वाले में, H इज इक्वल टू V इंटू वी अपॉन आर टी। तो ये बन जाएगा H इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर टी। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस तरह ना हीट एनर्जी के बहुत फॉर्मूले बन जाते हैं, हमें देखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगना चाहिए। अब मान लीजिए आई का भी एक और भी फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये वाला भी यूज हुआ है आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स में। H इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी इंटू टी, तो ये बन गया H इज इक्वल टू वी क्यू। बेटा इसका कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है हीट का, अगर कोई हीट का फॉर्मूला है तो वो सिर्फ ये है, ये कभी यूज नहीं होता। आपको हमेशा वैल्यूज फिल करते रहनी पड़ेंगी, कौन सा फॉर्मूला लग जाए कुछ नहीं मालूम। ये फॉर्मूला भी आपके एनसीईआरटी बुक में, ये फॉर्मूला भी यूज हुआ है न्यूमेरिकल्स में तो ये फॉर्मूला भी यूज हुआ है, ये कम हुआ है यूज, ठीक है, हुआ है कम हुआ है। तो फॉर्मूला ना आपको एट अ टाइम बनाना पड़ेगा कि कौन सा होगा। इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता कि आपको ये अगर फॉर्मूले याद करने लग गए ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले ही इतने सारे फॉर्मूलेस हैं, ये क्यों करोगे याद। सिंपल सा कंसेप्ट बिठाइए दिमाग में, अपने आप हो जाएगा सब। तो ये तो हीट हो गया। अब आगे चलते हैं कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी तो बस एक ही सेकंड का टॉपिक है। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज किलो वाट आवर। ये होते हैं कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। हम मान लीजिए 1 यूनिट ऑफ बिजली खर्च करते हैं, तो यानी कि 1 किलोवाट आवर ऑफ बिजली को हमने कर लिया यूज। बस इतनी सी बात थी। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब मान लीजिए इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। फॉर एग्जांपल एक गीजर है, गीजर क्या, एक बल्ब है 20 वॉट्स का, 4 घंटे रोज चलता है एंड 20 दिन चल लिया, मान लीजिए 20 दिन चल लिया। एक यूनिट की जो खपत है वो है ₹10। हमें बताइए 20 दिन बाद कितने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे। बहुत ईजी है, समझिए कैसे करना है। ये हमारे पास पावर है, ये हमारे पास टाइम है। पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पावर होनी चाहिए किलोज में, क्योंकि यहाँ किलो है। तो पहले इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे 1000 के साथ डिवाइड करके। एक दिन में 4 घंटे चलता है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई। 20 दिन तक चला तो 20 के साथ मल्टीप्लाई। 0 के साथ 0 0 0 गया,
तो ये आ जाएगा 2 to the 4 16 1.6 किलो वाट आवर। दिस विल बी आवर आंसर 1.6 किलो वाट पर आवर। बट एक यूनिट का खर्चा कितना है, 10 रुपये है, तो इतने यूनिट्स का खर्चा कितना हो जाएगा, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 10 रुपीज़ 1.6। अभी तो आपको समझ में लग गया, इंटू 10, बस हो गया। हमारे लगे 16 रुपये 20 दिन की बिजली खर्च करने के बाद। तो ये होगा कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो हाउस होल्ड सर्किट्स हमारे घर में बेटा 3 तरह की वायर्स आती हैं। तो वो कौन सी वायर्स हैं, एक होगी लाइव वायर, एक होगी बेटा न्यूट्रल वायर एंड तीसरी होगी अर्थ वायर। ये लाइव एंड न्यूट्रल वायर जब हमारे घर में आती हैं, सारा करंट लाइव वायर में आता है और वापस जाता है न्यूट्रल वायर में। अगर कोई करंट यूज़ नहीं होता सभी करंट, तो न्यूट्रल वायर में वापस जाता है। अब लाइव वायर में जो होगा वो फ्यूज़ लगा होगा लाइव वायर में, इसे हम बोलते हैं सबसे पहले तो पोल फ्यूज़। पोल फ्यूज़ जो होता है वो मीटर बक्से से भी पहले लगा होता है, ताकि अगर करंट ज़्यादा आ जाए तो मीटर ना सड़े, पहले ये फ्यूज़ सड़ जाए। फ्यूज़ क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर फ्यूज़, ये काम करते हैं अगर ज़्यादा करंट आने लग जाए तो ये पहले ही मेल्ट हो जाते हैं, जिससे करंट आगे नहीं जाएगा। इन फ्यूज़ की जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है हाई, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस। एंड मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो होता है लो। इन फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट होगा लो एंड रेजिस्टेंस होगी हाई। प्लस ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये अलॉय के बने होते हैं, विच इज़ नोन टू बी द टंगस्टन। टंगस्टन इज अ मिक्सचर ऑफ लेड एंड टिन। ये टिन का सिंबल, ये लेड का सिंबल, आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी एमसीक्यू के लिए। अब ये पोल फ्यूज़ के बाद देखिए वायर जो है, एक मिनट, ये पोल फ्यूज़ के बाद जो लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, ये लगी होगी हमारे मीटर बक्से में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, मीटर बक्सा हो गया। अब सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं, मीटर बक्सा। मीटर बक्से के बाद ये जाएगी यहाँ, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये ऑन ऑफ कर लिया। ये इसके देखिए अर्थिंग वायर मीटर बक्से में नहीं जाती, वो लगी होती है हमारे अप्लायंसेस के साथ। अप्लायंसेस में अगर करंट ज़्यादा आ जाए किसी कारणवश, तो वो सारा करंट जो है अर्थिंग के द्वारा ज़मीन में जा सकता है। इसलिए अर्थिंग जो है वो मीटर बक्से में उसका कोई काम नहीं, वो अप्लायंसेस में एक्सेस ऑफ करंट को रोकने के लिए है। तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर आ गई। अब यहाँ आगे चलेंगे, हमारे पास यहाँ फ्यूज़ लगे होंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे हम एमसीबी बोलते हैं। आजकल फ्यूज़ कोई नहीं यूज़ करता, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है वो फ्यूज़ जाएगा, इसके बाद जो वायर्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में, भिन्न भिन्न डायरेक्शंस में जा सकती है हमारे घर में। बस इतना सा है, मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश किया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं समझाया। जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं बस वो चीज़ है। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि फ्यूज़ में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्यूज़, रेजिस्टेंस होगी हाई, मेल्टिंग पॉइंट होगा लो। किस चीज़ की बनी होगी, टंगस्टन के। टंगस्टन किस चीज़ का बना होता है, लेड एंड टिन के अलॉय के साथ बना होता है। पोल फ्यूज़ मीटर बक्से से पहले, ताकि मीटर हमारा बच सके। पोल फ्यूज़ को हम नहीं छेड़ सकते, वो लाइन मैन जेई आके ही छेड़ेगा, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिजली बोर्ड में लगे होते हैं, काम करते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स हमारे हाउस होल्ड में लगे होते हैं, ताकि एक्सेस ऑफ करंट अगर कभी आ जाए तो वो पहले ही शॉर्ट सर्किट हो जाए। प्लस ये फ्यूज़ हम लाइव वायर में ही क्यों लगाते हैं, न्यूट्रल वायर में क्यों नहीं लगाते। मान लीजिए ये लाइव वायर में करंट आया, ये है मेरा बल्ब और ये जा रही है न्यूट्रल वायर। अब करंट यहाँ आ गया, मैंने फ्यूज़ लगा दिया, यहाँ ज़्यादा करंट आ गया, बहुत ज़्यादा करंट आ गया, उससे अप्लायंस हो गया डैमेज। अप्लायंस तो डैमेज हो गया ना, ज़्यादा करंट आ गया, अप्लायंस तो फूक गया, चाहे एसी था, फ्रिज था, बल्ब था, जो भी था, फूक गया। अब यहाँ करंट आ गया, यहाँ रुक गया बिल्कुल, मुझे करंट नहीं लगेगा। अगर तो मैं इस अप्लायंस को छेड़ने की कोशिश करूंगा तब करंट लगेगा। प्लस मेरा अप्लायंस तो ऑलरेडी खराब हो गया, अब करंट आगे जाए ना जाए मुझे उससे क्या लेना, मेरा तो महंगा अप्लायंस खराब हो गया ना। इसलिए फ्यूज़ जो है हमेशा लगता है लाइव वायर में, कि किसी कारणवश लाइव वायर में अगर ज़्यादा करंट आ जाए तो वो पहले ही रुक जाए, इसलिए। प्लस एक और भी चीज़ है, अगर गीजर हो, एसी हो, तो वहाँ आपने देखा होगा डायपोल स्विचेस लगे होते हैं, जहाँ न्यूट्रल वायर और लाइव वायर दोनों में फ्यूजेस होते हैं। वो ऐसा क्यों, अगर मान लीजिए पीछे से कहीं किसी गलती कारण ये लाइव वायर न्यूट्रल को टच हो जाए और न्यूट्रल से करंट आगे फ्लो करना शुरू हो जाए, मेरा एसी फिर गया। 50,000 के एसी हैं, 60,000 के एसी हैं, लाख लाख रुपए की भी एसी आते हैं, वो सब खराब हो जाएंगे ना इस कारण से। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं डायपोल स्विच। आप भी देख लेना, जब भी एसी का जो स्विच होगा वो इस तरह का होता है, डबल पोल होता है, 2 बटन ऊपर करने पड़ेंगे। या दूसरा होता है प्रेस करने वाला, वो भी डायपोल ही होता है, उसमें लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स दोनों का कनेक्शन कट हो जाता है, ताकि करंट किसी भी रूप में आगे ना जा सके। फिर हम चलते हैं, इनकी लास्ट टॉपिक है बेटा, बस इनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर चलते हैं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। एक तो होती है बेटा शॉर्ट सर्किट, एक होता है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट हैपन्स
व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अगर लाइव एंड न्यूट्रल वायर एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो उससे स्पार्किंग होगी एंड शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। ओवरलोडिंग हैपन्स व्हेन वी पुट प्रेशर ऑन द अप्लायंस, मतलब अप्लायंस के ऊपर प्रेशर नहीं लगाते, हम प्लग्स के ऊपर प्रेशर लगा देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट हमें दे। ठीक है, हमने 3 पिन प्लग लगा दिया, उसमें भी 3 पिन प्लग लगा के बहुत हैवी अप्लायंसेज लगा दिए, तो वो क्या करेंगे, एक ही अप्लायंस से बहुत ज़्यादा करंट लोड मांगने की शुरू कर देंगे कि मुझे भी करंट दे, मुझे भी करंट दे। इतना ज़्यादा करंट अगर एक ही पतली सी वायर्स में, वो वायर्स बहुत पतली होती हैं जो हमारे स्विचेस में लगी होती हैं, उन पतली वायर्स में अगर इतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वहाँ हो जाएगी ओवरलोडिंग, हमें सड़ने की बदबू आने लग जाएगी। बस यही चीज़ होती है। अगर डेफिनेशंस करनी है आप बुक में से कर सकते हो। इसके साथ बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो खत्म हुआ। मिलता हूँ और मज़ेदार वीडियोस के साथ। थैंक यू, अलविदा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अगर वीडियोस अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बाय बाय।